सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में हमें जो कंटिन्यू करना है, डायरेक्ट उस टॉपिक पर आते हैं और आज हम बात करते हैं कि जो डार्विन की जो थ्योरी थी, यानी कि जो डार्विनिज्म था, उसको किस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया, उसके पीछे क्या तर्क दिए गए, जिसके आधार पर ये कहा गया कि कुछ उसको लेके कुछ ऑब्जेक्शंस दिए गए। देखिए, हमने पढ़ा था कि डार्विन का जो ये सिद्धांत दिया गया, वो डार्विन के सिद्धांत को या उसके द्वारा जो इस सिद्धांत से संबंधित बुक लिखी गई थी, बाइबल के बाद सबसे ज्यादा प्रचलित हुई थी। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ, क्योंकि देखिए वो बुक में जो चीजें थी बड़ी फैक्चुअल चीजें समझाई गई थी, फैक्ट्स के साथ चीजों को समझाया गया था, तो इसलिए बहुत ज्यादा वो बुक पॉपुलर रही। अब लेकिन जब ऐसी स्थिति थी, उसके बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा रहा डार्विन की थ्योरी में, यानी कि डार्विनिज्म में, जो कुछ क्वेश्चंस के आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कुछ क्वेश्चंस के आंसर से मीन्स ये हुआ, जैसे हम अवशेषी अंगों की बात करते हैं, जैसे हमने वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बात की थी, हमने पढ़ा था अपने लास्ट वीडियो में, जब भी हम डार्विन के बारे में अभी पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि हमने ये पढ़ा था कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि अवशेषी अंग होते हैं, जैसे हमने अपेंडिक्स के बारे में पढ़ा था, और आंख के साइड में जो रेड मार्क होता है वो हमने पढ़ा था, अक्कलदार के बारे में हम जानते ही हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल वेस्टिजियल हैं, जिनका बॉडी में कोई यूज नहीं है। लेकिन जो डार्विनिज्म है, वो डार्विनिज्म इन वेस्टिजियल ऑर्गन्स के पाए जाने को पूरे तरीके से क्लियर नहीं कर पाया है। वो ये नहीं बता पाया कि वेस्टिजियल ऑर्गन होते क्यों हैं, इनके होने का क्या रीजन रहा है। दूसरी बात यहाँ पर है कि जब डार्विनिज्म की हम बात करते हैं, तो डार्विन ये कहते हैं कि जितनी भी स्पीशीज हैं, वो सारी की सारी स्पीशीज क्या है, इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट मीन टू से कि वे सारी की सारी स्पीशीज अक्षम है। ठीक है, सारी स्पीशीज को उसने कहा कि वो उतनी परफेक्ट नहीं है जितना कि किसी वातावरण के अनुकूल अपने आप को बनाने के लिए उतनी एबिलिटी उनमें चाहिए या उतना परफेक्शन चाहिए। यानी कि अडेप्टेशन के लिए जितनी चीजें चाहिए, हर स्पीशीज कहीं ना कहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्परफेक्ट है। तो डार्विन यही कहते थे, सभी जातियां उतनी परफेक्ट नहीं है जितनी अपने आसपास के वातावरण से वो सामंजस्य बनाने के लिए उन्हें परफेक्ट होना चाहिए, या जितना उनके अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसपे ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन ये है कि सोमेटिक सेल और जर्म सेल, हमने पढ़ा है सोमेटिक सेल और जर्म सेल के बारे में। तो सोमेटिक सेल और जर्म सेल में यहाँ पर जो अंतर स्पष्ट करना था, वो अंतर स्पष्ट नहीं कर पाया ये डार्विनिज्म। अब जो महत्वपूर्ण बात है, डार्विनिज्म ये कहता है कि विकास हुआ है। हम जो थियरी पढ़ रहे हैं, हम उसी रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग जो विकास हुआ है वो ग्रेजुअल हुआ है, मीन टू से क्रमिक हुआ है। ठीक है, तो एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट पर फोर्स किया जाता है डार्विनिज्म में, यानी कि डार्विन की थ्योरी में। लेकिन जब विकास शुरू होता है या जब डेवलपमेंट की स्टार्टिंग होती है, तो डेवलपमेंट जब होता है या विकास जब होता है, तो उसके शुरुआत में ऑर्गन्स की जो इनिशियल स्टेज थी या इनिशियल फेज थी या प्रारंभिक अवस्था थी, उस प्रारंभिक अवस्था के विषय में ये डार्विनिज्म एक्सप्लेन नहीं कर पाता। देखिए, विकास का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई एक मान लीजिए, कोई भी एक उदाहरण मान लीजिए, कोई चीज है जो डेवलप हो रही है। डेवलप होने का मतलब ये है कि जो ये वाली स्थिति है, इस स्थिति से वो स्थिति कहाँ चली गई है, यहाँ चली गई है। तो जो डार्विनिज्म है वो ये वाली स्थिति तो बताता है, लेकिन डार्विनिज्म ये नहीं बताता कि ये स्थिति क्या थी। जैसे अंगों का विकास हो जाना, कहा कि अंगों का विकास हो गया, जैसी जैसी परिस्थितियां बनती चली गई और अंग बनते चले गए। अब हम ये तो जान रहे हैं अंगों का विकास हो गया, लेकिन जब विकास नहीं हुआ था अंगों का, उस समय कैसी स्थिति थी, डार्विनिज्म ये बताने में सक्षम नहीं है। अगली बात यहाँ पर क्या है, डार्विन थियरी ये बताती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मीन्स जो फिट है, जो योग्य है, वही क्या है,
जीवित रह पाएगा योग्यतम की उत्तरजीविता। या फिट रहने से मतलब ये नहीं कि जो उसके मसल्स हैं बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए मजबूत हो गए हैं या बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये है कि जो वहां के वातावरण के अनुकूल अपने आप को बना लेता है और इजीली वहां पर सरवाइव करना शुरू कर देता है। इट मीन्स वो क्या है, उस इन्वायरमेंट के लिए फिट है। अब ये तो प्रॉपर तरीके से डार्विनिज्म में एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है उससे पहले अराइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं समझाया है। मीन्स ये फिट आए कहां से, ये फिटेस्ट कहां से आए, तो अराइवल ऑफ द फिटेस्ट को एक्सप्लेन करने में डार्विनिज्म फेल हो गया, मीन्स नहीं कर पाया। नेक्स्ट, जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं जो इनहेरिटेबल हैं, यानी कि वंशागत है और एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में वो ट्रेट्स जाते हैं। क्लियर। अब जो इनहेरिटेबल ट्रेट्स हैं, ऐसी स्पीशीज, ध्यान से सुनिएगा, जो ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें इनहेरिटेबल ट्रेट्स हैं, ऐसी स्पीशीज जब इन लक्षणों के अलावा, यानी कि उन स्पीशीज के साथ जिनमें ये इनहेरिटेबल ट्रेट्स नहीं होते हैं, उनके साथ यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स का या इन ट्रेट्स का उन पर प्रभाव क्यों नहीं हो पाता। समझ में आ गया। ये इनहेरिटेबल ट्रेट है, कोई भी एक ट्रेट मान लीजिए, मीन्स ब्लैक आईज मान लिया हमने, आईज कलर को ही ले लेते हैं, मतलब एक उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है, ब्लैक आई है, ठीक। अब ये कुछ ऐसी स्पीशीज के साथ यहाँ पर मेटिंग हो रही है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है जिनमें इस तरीके के लक्षण नहीं है, तो ऐसा कैसे हो जाता है कि ये लक्षणों का प्रभाव इस वाले ट्रेट पर नहीं पड़ पाता, क्योंकि इनहेरिटेबल है, वहां पर प्रभाव पड़ना चाहिए, तो यहाँ पर ये फेलियर हो गया। अगली बात, एक क्वेश्चन जो यहाँ पर छूटता है, हम पढ़ते हैं नेचुरलिज्म के बारे में, यानी कि प्रकृतिवाद के बारे में। प्रकृतिवाद के विषय में जो नैसर्गिक वृत्तियां जिनको बोला जाता है, यानी कि इंस्टिंक्ट्स बोला जाता है, कुछ टाइम बाद वो इंस्टिंक्ट्स जो वृत्तियां हैं वो क्या हो जाती हैं, एक्वायर्ड हो जाती हैं, वो उपार्जित हो जाती हैं, मतलब ग्रहण कर ली जाती हैं, ठीक है। अब ये वृत्तियां एक्वायर्ड हो जाती हैं, इसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं कर पाता है डार्विनिज्म, तो इसको लेके यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आया, फिर शुरू हो गया कि डार्विनिज्म थ्योरी परफेक्ट नहीं है। हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि जब यहाँ पर मेटिंग होती है तो यहाँ पर जो एनिमल होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, वो मेटिंग के लिए सेक्सुअल सिलेक्शन करता है, ठीक है। जब यहाँ पर सिलेक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा कि हमने पढ़ा था कि वो ऑर्गेनिज्म को ये अधिकार होता है कि वो अपना पार्टनर चुन सके और उसके बाद वहां पर क्या होती है, मेटिंग होती है। यहाँ पर जो डार्विनिज्म की हम बात कर रहे हैं, वो मेटिंग को तो एक कहते हैं कि सेक्सुअल सिलेक्शन हुआ। अब जो मेल होता है उस ऑर्गेनिज्म में, यानी कि उस स्पीशीज में जो मेल होता है, मेल कोई चयन नहीं करता, जबकि फीमेल इस बात का चयन करती है कि उसका जो पार्टनर होगा वो कैसा होगा, यानी कि जो ये फीमेल है वो फीमेल कैसे मेल का चयन करती है, जो देखने में आकर्षक होगा। तो ऐसा क्यों होता है कि फीमेल तो चयन करती है लेकिन मेल चयन नहीं करता है। ये सेक्सुअल सिलेक्शन में क्वेश्चन छोड़ दिया गया और कहा गया कि आपने सेक्सुअल सिलेक्शन की बात की है ऑर्गेनिज्म में, सही है, लेकिन ऐसा क्या कि फीमेल सेलेक्ट कर रही है लेकिन मेल उसमें सिलेक्शन नहीं कर रहा है। फिर कुछ कनेक्टिंग लिंक्स हैं जिन्हें संयोजक कड़ियां कहा जाता है, तो उन कनेक्टिंग लिंक्स की अगर हम बात करें तो कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई, यानी कि उनकी एब्सेंसी पर एक क्वेश्चन छोड़ा गया। एक प्रश्न ऐसा है जिसका जवाब यहाँ पर डार्विनिज्म में नहीं है कि कनेक्टिंग लिंक्स की एब्सेंसी का रीजन क्या रहा या उसको क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्या कनेक्टिंग लिंक्स से रिलेटेड कोई वहां पर उन्हें प्रूफ नहीं मिला या जो भी था कि उसको एक्सप्लेन करना चाहिए था। चूंकि इवोल्यूशन से रिलेटेड थियरी है तो कनेक्टिंग लिंक्स
इवोल्यूशन में मेन रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ रहा है आप देखेंगे हम समजात अंग, समृद्धि अंग, ये सारे चीजें पढ़ेंगे। अभी जो वेस्टिजियल ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं लास्ट 2 सेशन से, उन वेस्टिजियल ऑर्गन्स को भी हम पढ़ेंगे। अब एक और क्वेश्चन था, आपको ध्यान आ रहा होगा, हमने मेसोजोइक एरा का उदाहरण लिया था। हमने कहा था जायंट रेप्टाइल्स उसमें थे, और ये जायंट रेप्टाइल्स यानी कि डार्विनिज्म क्या काम करता है। डार्विनिज्म ये तो कह रहा है कि ये धीरे धीरे करके, एक उदाहरण ले रहे हैं जो मेसोजोइक एरा का लिया उसकी बात कर रहे हैं, वो ये तो कहता है धीरे धीरे करके टेम्परेचर चेंज हुआ, एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हुई, और जो यहाँ के ऑर्गेनिज्म थे या रेप्टाइल्स से उन्होंने अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया। तो डार्विनिज्म से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन यहां पर नहीं दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, ओवर स्पेशलाइजेशन। ओवर स्पेशलाइजेशन कहने का मतलब है कुछ जीव या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनमें अंगों का बहुत ज्यादा विकास हुआ, और ये ओवर स्पेशलाइजेशन कैसे हुआ। एक एग्जांपल इसका हम ले लें तो हम एग्जांपल लेंगे इसमें बारहसिंगा का। बारहसिंगा के सींग जो थे, वन जेनरेशन टू अदर जेनरेशन, यानी कि जेनरेशन टू जेनरेशन क्या होते चले गए, वो बढ़ते चले गए। ठीक है, अब धीरे धीरे करके जब ये सींग बहुत बड़े हो गए थे, हम जानते हैं बारहसिंगा कहाँ रहता है, जंगलों में रहता है, झाड़ियों में रहता है, तो ये जो बढ़े हुए सींग थे उसके लिए बड़ी दिक्कत होते थे, क्योंकि ये बढ़े हुए सींग क्या काम करते थे, झाड़ियों में फंस जाते थे, जिससे उसको दिक्कत होती है और उसकी इजीली हंटिंग कर ली जाती थी, शिकार कर लिया जाता था। अब इन्हीं बढ़े हुए सींगों की वजह से बारहसिंगा के मरने का कारण ज्यादा बने ये सींग, तो इसको कहा गया एक्सटिंक्शन। मीन्स इन्हीं की वजह से धीरे धीरे करके जो बारहसिंगा थे उनका विलोप होना शुरू हो गया, यानी कि वो एक्सटिंक्ट होने शुरू हो गए। यहाँ पर डार्विनिज्म ने जैसे नष्ट होने पर किसी तरीके की कोई पॉइंट आउट यहाँ पर नहीं करा है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम डीजेनेरेसी की, यानी कि इसके विषय में यहाँ पर डार्विनिज्म कोई भी बात नहीं करता है। ये तो था कि किन बिंदुओं को लेके क्रिटिसाइज किया गया, वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या थे जिनके बेस पर उसको क्रिटिसाइज किया गया, जो डार्विनिज्म था। अब बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम सरलता से समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म। ठीक है, हम दोनों की थ्योरी पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, इन दोनों में क्या अंतर रहा, और या इन दोनों ने किस तरीके से ये थ्योरी दी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लेमार्किज्म की, इधर हम बात कर लेंगे डार्विनिज्म की। एक पार्टीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हम जानते हैं कि जो लेमार्किज्म है वो ये कहता है कि जो उपार्जित लक्षण है, मीन्स एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिटेबल होते हैं, या वो उनका इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, अब एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होता है, यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति से संबंधित यहाँ पर सिद्धांत था, वो था लेमार्क का। तो हम इसे क्या कहते हैं, लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। क्लियर। अब बात करते हैं डार्विनिज्म की। अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर डार्विन बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। डार्विन ये कहते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका नेचुरली सिलेक्शन होता है, जिसको कहा जाता है प्राकृतिक वर्णवाद। प्राकृतिक वर्णवाद यानी कि वर्णवाद मीन्स उसका सिलेक्शन होना, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक। अब उदाहरण देखते हैं। लेमार्क ने उदाहरण दिया था किसका, जिराफ का। जिराफ के एग्जांपल से ही दोनों को कंपेयर करते हैं, तो देखिए दोनों ने सेम चीज के लिए क्या तर्क देने शुरू किए। लेमार्क का ये कहना था कि जिराफ के जो पूर्वज थे वो अवस्था शुरुआती दौर में कैसी थी, उनकी गर्दन छोटी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ऊपर पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए उन्होंने अपनी गर्दन को में खिंचाव किया, गर्दन का प्रयोग किया, और आगे वाले पैरों का धीरे धीरे उन्होंने प्रयोग किया। तो जिस वजह से एक ऐसी स्थिति आती है कि जिराफ की जो ऑफ स्प्रिंग बने, यानी कि जो नए जिराफ बने, वो नए जिराफ की गर्दन कैसी थी, इनकी तुलना में उनकी गर्दन लंबी थी, यानी कि अपने पूर्वजों की तुलना में उन जिराफ की गर्दन कैसी थी,
लंबी थी। कारण क्या था? क्योंकि वो पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से गर्दन पर जोर पड़ा और धीरे धीरे करके जो नई जेनरेशन आती गई उसकी गर्दन लंबी होती रही। कारण ये कि गर्दन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया गया और वो उन्होंने कैरेक्टर को एक्वायर कर लिया कि गर्दन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना, पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए उन्हें अपनी गर्दन और अपने आगे वाले पैरों को उचकाना है। तो जिराफ की जितनी नई संततियां उसके बाद बनती गई, उनकी लंबाई बढ़ती चली गई और जो हम अब का जिराफ देखते हैं, जिसे हम मॉडर्न जिराफ कहेंगे या आधुनिक जिराफ कहेंगे, तो वो जिराफ हम कैसा देखते हैं? लंबी गर्दन वाला ही देखते हैं। ठीक है, तो लेमार्क ये कहते हैं इसीलिए जो आधुनिक जिराफ है वो कैसा है? लंबी गर्दन का है। अब नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं कि जिराफ के उदाहरण को डार्विन ने किस तरीके से समझाने की कोशिश की। यहाँ पर वो कहते हैं कि जिराफ की जो लेमार्क वाली थियरी है वो ऐसी नहीं थी। एक्चुअली ऐसा था कि जिराफ के जो पूर्वज थे, तो या जिराफ अपनी जो पूर्वज अवस्था में थे उस समय उनकी गर्दन की लंबाई अलग अलग थी। यानी कि कुछ जिराफ ऐसे थे जिनकी गर्दन लंबी थी और कुछ जिराफ ऐसे थे जिनकी गर्दन छोटी थी। ठीक है, अब ये बात करते हैं जीवन संघर्ष की। कल ही हमने टॉपिक पढ़ा, अंतरजातीय भी होता है, यानी कि इंटर स्पेसिफिक भी होता है, इंट्रा स्पेसिफिक भी होता है, अदर जो स्ट्रगल चलता है वो भी होता है। यहाँ पर क्या हुआ? लाइफ के लिए स्ट्रगल था। लाइफ के लिए स्ट्रगल की वजह से जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे, वो लंबी गर्दन वाले जिराफ क्या हुए? उस स्ट्रगल के लिए ज्यादा परफेक्ट थे, यानी ज्यादा उपयुक्त थे। ठीक है, अब जिराफ की धीरे धीरे इन्हीं लंबी गर्दन वाले जो संतान थी उनमें वृद्धि होती चली गई और ये चूंकि इम्परफेक्ट थे, जो अभी शुरू में ही हमने बात की कि वो ये कहते हैं कि हर स्पीशीज कैसी है? इम्परफेक्ट है, क्योंकि उसमें इतना परफेक्शन नहीं है कि वो एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट कर पाए या एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को कोरिलेट कर पाए। तो यहाँ पर वो कहते हैं जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो क्या थे? धीरे धीरे नष्ट होते चले गए। तो इन रीजंस की वजह से जो वर्तमान में जिराफ है वो क्या है? लंबी गर्दन के हैं, क्योंकि लंबी गर्दन के जिराफ ही जीवित रह पाए। तो ये था डार्विन और लेमार्क के बीच में थियरी और उनके बीच में एक कंपैरिजन कि कैसे उन्होंने उसे, लेमार्क ने एज ए एक्वायर्ड कैरेक्टर अपनी अकॉर्डिंग टू थियरी एक्सप्लेन किया और यहाँ पर कैसे डार्विन ने उसे एज ए नेचुरल सिलेक्शन थियरी के पॉइंट ऑफ बेस पर एक्सप्लेन किया। तो फिलहाल हम आज के सेशन में इतनी ही बात करेंगे। जो अगला सेशन होगा वो डार्विन से रिलेटेड ही है, लेकिन उस सेशन में या नेक्स्ट वीडियो में डार्विन से रिलेटेड जो थियरी थी, डार्विनिज्म था, वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम बात करेंगे नियो डार्विनिज्म की। हम पढ़ेंगे नव डार्विनवाद क्या है, तो इम्पोर्टेंट है नियो डार्विनिज्म। तो फिलहाल आज के सेशन में इतनी ही बात। लगातार इन्फोनी कॉर्नर के साथ बने रहे। इन्फोनी कॉर्नर के अगर वीडियोस आपको लग रहे हैं इन्फॉर्मेटिव है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जान रहे हैं, जो ये इवोल्यूशन वाले चैप्टर चल रहे हैं, ये या ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो हम सेशन पढ़ रहे हैं, ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन का जो हम ये सेशन पढ़ रहे हैं, और जो लेमार्क और डार्विन की थ्योरी है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लगातार साथ बने रहें। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा, हम आपसे इतनी अपेक्षा जरूर करते हैं। और लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।